नमस्ते दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे एक ऐसे प्रोसीजर के बारे में जो काफ़ी कॉमन है, जिसको हम प्रोस्टेट इनलार्जमेंट के लिए करते हैं और इसका दूसरा नाम एंडोस्कोपिक सर्जरी भी है। अगर ये आपके या आपके किसी फैमिली मेंबर्स ने प्रोस्टेट इनलार्जमेंट सर्जरीज के लिए प्लान किया है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाला है, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। हम पोस्ट सर्जरी रिकवरी और रोड मैप, एक्सपीरियंस और कुछ इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस डिस्कस करेंगे ताकि आपकी इस सर्जरी के बाद अपने आप के अच्छे से ख्याल रख सकें। इम्पॉर्टेंट ये है कि व्हाट आर द क्लिनिकल पैरामीटर्स जिसमें हम इस तरह के बातें करते हैं या इस तरह की चीज़ें हम इम्प्लीमेंट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि प्रोस्टेट एनलार्जमेंट का एंडोस्कोपिक सर्जरी होता क्या है। तो मोस्ट कॉमनली जो हम मिनिमली इन्वेजिव और नॉन इन्वेजिव टेक्निक प्रोस्टेट इनलार्जमेंट के लिए करते हैं, इसको हम ट्रांसयूरेथ्रल रिसेक्शन ऑफ प्रोस्टेट भी कहते हैं। इसका कई सारे मॉडिफिकेशन जिसमें हम लेजर ट्रीटमेंट भी करते हैं। ये एक मिनिमली इन्वेजिव प्रोसीजर है जिसमें स्पेशल इंस्ट्रूमेंट यूज करके प्रोस्टेट के जितने भी इनलार्ज पोर्शंस होते हैं उसको हम स्कूप आउट करते हैं या इवेपोरेट करते हैं या रिसेक्ट करते हैं। ये सर्जरी उन पेशेंट्स में की जाती है जिनकी प्रोस्टेट इनलार्जमेंट की वजह से यूरिन फ्लो में प्रॉब्लम्स हो जाती है, जिसकी वजह से उनको काफ़ी सीवियर सिम्टम्स होते हैं जिसको हम बॉदरसम सिम्टम्स कहते हैं, या जिसमें प्रोस्टेट इनलार्जमेंट की वजह से कुछ कॉम्प्लिकेशंस डेवलप हो गए जैसे स्टोन होना या ब्लीडिंग होना। अब ये बात करें कि सर्जरी के तुरंत बाद क्या होता है और पेशेंट्स को कैसा फील होता है एंड उसकी इमीडिएट पोस्ट ऑप पीरियड में कैसे रिकवरी होती है। तो जनरली ये जो मिनिमली इन्वेजिव सर्जरी है, चाहे इसको हम GURP का नाम दें या हॉल्मियम लेजर इन्यूक्लिएशंस या इवेपोरेशंस ऑफ प्रोस्टेट का नाम दें, के बाद हॉस्पिटल में जनरली 1 से 2 दिन हॉस्पिटल में रुकना पड़ता है। ये हम इस वजह से करते हैं टू इंश्योर यू कि करने के लिए कि रिकवरी स्मूथ हो रही है और कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। या इसमें मेनली इमीडिएट पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन सिर्फ एक ही होता है, वो होता है ब्लीडिंग, विच इज़ द मोस्ट सिग्निफिकेंट। Now catheter placement, which is the most troublesome for most of the patient, is कि TURP के बाद ब्लैडर में एक कैथेटर लगाया जाता है ताकि यूरिन ईजिली पास हो सके। कुछ पेशेंट्स के लिए काफ़ी कम्बसम होता है, काफ़ी अनप्लेजेंट होता है, लेकिन ये कैथेटर जनरली हम 1 या 2 दिन रखते हैं, उसके बाद उसे हम निकाल देते हैं, जो नॉर्मल है। ये बॉडी के नेचुरल रिस्पॉन्स होता है और सर्जरी के बाद, ताकि हम एक यूरिन फ्लो काफ़ी अच्छे से हो सके और जो रिसेक्टेड एरिया वो हील कर सके। तो इमीडिएटली आफ्टर द सर्जरी पेन एंड डिस्कम्फर्ट, जनरली एंडोस्कोपिक ट्रीटमेंट होने की वजह से पेन रिलेटिवली बहुत ना के बराबर या माइल्ड होता है और आपको डॉक्टर्स कुछ पेन रिलीफ मेडिकेशंस इन द फॉर्म ऑफ टैबलेट जनरली काफ़ी होते हैं आपके पेन या डिस्कम्फर्ट को कंट्रोल करने के लिए। सो इफ़ आई टॉक अबाउट व्हाट आर द रिकवरी टाइम ड्यूरिंग द फर्स्ट 2 वीक्स, जब आप हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाते हैं तो उसके बाद या इनिशियल फेज जो हम कहते हैं इमीडिएट पोस्ट ऑपरेटिव, फर्स्ट 2 वीक्स में आपके साथ क्या क्या इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशंस हैं और आपके साथ क्या क्या हो सकता है। सो द रेस्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ये फेज में रेस्ट लेना और हेवी एक्टिविटी अवॉइड करना बहुत ज़रूरी होता है। हेवी एक्टिविटी मतलब हेवी लिफ्टिंग, हेवी ऑब्जेक्ट या स्टर्नस एक्टिविटी अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि इससे ब्लीडिंग और स्ट्रेन बढ़ सकता है। खासकर हम पेशेंट को समझाते हैं कि अगर उनका स्टूल या दे आर कॉन्स्टिपेटेड तो दे शुड नॉट अननेसेसरी स्ट्रेन एंड स्टूल। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ जो हम रिकमेंड करते हैं इमीडिएट पोस्ट ऑप पीरियड में, वो होता है हाइड्रेशन। एज पर द गाइडलाइन फ्रॉम द अमेरिकन यूरोलॉजिकल एसोसिएशंस और यूरोपियन एसोसिएशन ऑफ यूरोलॉजी के गाइडलाइन के मुताबिक अगर मैं बात करूँ तो आपको दिन भर में ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए। ये क्लॉट को फ्लश करने और इन्फेक्शन के रिस्क को कम करने में हेल्प करता है। सो इमीडिएटली आफ्टर यू शुड नॉट रिस्ट्रिक्ट द वाटर इनटेक। नाउ थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट जो रिकमेंडेशन है मेरी, वो ये है डाइट एंड मेडिकेशन। खाना खाने में स्पाइसी और एसिडिक चीज़ें को अवॉइड करें और डॉक्टर्स ने जो मेडिकेशंस आपको दिया है वो उसको टाइम पे लेना इंपॉर्टेंट है, स्पेशली एंटीबायोटिक एंड पेन किलर्स एंड एंटी इन्फ्लेमेटरी। नाउ कभी कभी सर्जरी के बाद कुछ पेशेंट्स को इनिशियल फ्यू डेज मे बी ए वीक में कुछ स्पेसिफिक यूरिनरी सिम्टम्स होते हैं जिसमें बर्निंग सेंसेशन हो सकती है और या बार बार यूरिन आना जिसको हम फ्रीक्वेंसी या अर्जेंसी होती है वो बढ़ सकती है। ये सिम्टम्स धीरे धीरे विथ ईच पासिंग डे कम होते जाते हैं। अगर बहुत ज़्यादा डिस्कम्फर्ट होता है तो मैं पेशेंट को जनरली बोलता हूँ कि वो आके कंसल्ट करें। अब बात करें कुछ पोटेंशियल रिस्क और द कॉम्प्लिकेशंस जो इस एंडोस्कोपिक सर्जरी, चाहे वो हम TURP करें चाहे वो लेजर ट्रीटमेंट करें, के बाद हो सकती है। ये बहुत ही रेयर है आज के टाइम में, पर पेशेंट अवेयरनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, इससे डिस्कस करना ज़रूरी है। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड द मोस्ट सिग्निफिकेंट इज द ब्लीडिंग।
सर्जरी के बाद थोड़ा ब्लड क्लॉट या ब्लीडिंग नॉर्मल है, पर अगर हेवी ब्लीडिंग होती है तो ये बहुत सीरियस इशू बन सकते हैं और इमीडिएटली डॉक्टर को इन्फॉर्म करना चाहिए। दूसरी, यूरिन लीक होना या यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस। कभी कभी कुछ केसेस में जिसमें टेम्प्रोरी इनकॉन्टिनेंस हो सकता है, तो अगर मैं रेट बताऊं तो इट इज़ लेस देन 0.5%, पर ये ज़्यादातर पेशेंट्स में धीरे धीरे इम्प्रूव हो सकता है। सो अगर इनिशियली आफ्टर द सर्जरी आपको ये यूरिन लीक की प्रॉब्लम होती है तो अपने डॉक्टर से, यूरोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। द थर्ड एंड द मोस्ट important as far as the patient is concerned is के यूरिन ट्रैक इन्फेक्शंस। कैथेटर के थ्रू इन्फेक्शन का रिस्क हमेशा होता है, इसलिए एंटीबायोटिक हम लोग प्रिस्क्राइब करते हैं जो इमीडिएट पोस्ट ऑप पीरियड के 5 दिन तक चलती रहती है। इसलिए अगर फीवर डेवलप हो रहा है या बर्निंग हो रही है तो इसके लिए हमें हमारे यूरोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए। इरेक्टाइल डिसफंक्शन से हमारा बहुत बड़ा कंसर्न रहता है, खासकर मरीजों में, लेकिन जो इस तरह की प्रोस्टेट सर्जरी है उसमें इरेक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। या डेफिनेटली इजैकुलेशन, जिसको हम प्रोग्रेसिव इजैकुलेशन और एंटीग्रेड इजैकुलेशन करते हैं, उसमें फर्क पड़ता है। इसलिए अक्सर हम अकॉर्डिंगली हम पेशेंट को कन्विंस करते हैं कि ऑपरेशन के बाद थोड़ा सा इजैकुलेशन उनका ड्राई हो सकता है। नाउ अब समझते हैं लॉन्ग टर्म रिकवरी का रोड मैप, यानी 1 महीने के बाद इन सारे पेशेंट्स में क्या क्या हो सकता है। जैसे जैसे समय बीतता है, जैसे मैंने बताया कि इनसाइड वुंड हील करता है, उसी तरह आप अपनी एक्टिविटी को ग्रेजुअली इंक्रीज करें। लगभग 3 से 4 हफ्ते के बाद आप धीरे धीरे अपने नॉर्मल एक्टिविटी रिज्यूम कर सकते हैं, लेकिन हेवी वेट लिफ्टिंग या स्ट्रेनस एक्सरसाइज तभी करें जब आपके डॉक्टर या यूरोलॉजिस्ट ने आपको ग्रीन सिग्नल दे दिया है। नाउ द फॉलो अप अपॉइंटमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड चेकलिस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि आप डॉक्टर को इंश्योर कर सकें ताकि रिकवरी सही डायरेक्शन में जा रही है। और आपके यूरिन फ्लो और प्रोस्टेट हेल्थ को मॉनिटर करने के लिए कुछ टेस्ट भी किए जाते हैं। जनरली हमारा रिकमेंडेशन ये होता है कि 1 वीक आफ्टर द सर्जरी, 1 हफ्ते पे, उसके बाद 1 महीने पे और 3 महीने पे हम रेगुलर विजिट करना चाहिए यूरोलॉजिस्ट के पास। तो थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज कि जो हमारे यूरिनरी सिम्टम्स हैं उनको मॉनिटर है। अगर रिकवरी के बाद भी आपको यूरिनरी सिम्टम्स लगातार डिस्टर्ब कर रहे हैं या बॉदरसम है तो आप अपने यूरोलॉजिस्ट को ज़रूर बताएं। कुछ केसेस में यूरिनरी फंक्शंस ठीक होने में थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लग जाता है, खासकर डायबिटिक या उनमें जिनमें पुरानी हिस्ट्री इन्फेक्शन की हो। लॉन्ग टर्म में अल्कोहल, कैफीन और स्पाइसी फूड लिमिट करना बहुत हेल्पफुल हो सकता है, ताकि ब्लैडर पे स्ट्रेन ना पड़े और इरिटेटिव ब्लैडर सिम्टम्स ना हो। अब गाइडलाइन और स्टडी के बारे में एक नज़र डालते हैं। अमेरिकन यूरोलॉजिकल एसोसिएशन एंड यूरोपियन एसोसिएशन ऑफ यूरोलॉजी दोनों के गाइडलाइंस प्रोस्टेट सर्जरी से रिलेटेड बहुत ही सिग्निफिकेंटली इंपॉर्टेंट होते हैं एज फार एज द पेशेंट्स आर कंसर्न। ये दोनों रिकमेंड करते हैं कि सर्जरी के बाद हाइड्रेशन और इन्फेक्शन प्रिवेंशन पे फोकस किया जाना इज ऑफ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। स्टडी ये सजेस्ट करती है कि अगर प्रोस्टेट एंडोस्कोपी के लिए, चाहे वो लेजर से या TURP के बाद, इनिशियल मंथ में लाइफस्टाइल चेंज और रेगुलर फॉलोअप इंपॉर्टेंट होता है। और अगर आप पेशेंट इन सब पर फोकस करें तो उनका लॉन्ग टर्म आउटकम काफ़ी पॉजिटिव होता है। रिसर्च स्टडीज में ये भी पाया गया है कि 80 to 90% पेशेंट जो एंडोस्कोपिकली सर्जरी करने के बाद अपने सिम्टम्स में सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट एक्सपीरियंस करते हैं। और ये सक्सेस रेट तभी पॉसिबल है जब आप पोस्ट सर्जरी केयर को सीरियसली लेते हैं। इसका मतलब रेगुलर फॉलो, अपने सिम्टम्स, अपने यूरिनरी सिम्टम्स को देखना, मॉनिटर करना और उसका क्लियर डिस्कशंस अपने सर्जन के साथ करना। तो दोस्तों, ये था एक डिटेल रिकवरी रोड मैप प्रोस्टेट एंडोस्कोपिक प्रोस्टेट सर्जरी, जो प्रोस्टेट इनलार्जमेंट के लिए किया जाता है। और इससे रिकवरी फास्ट और स्मूथ होती है और कॉम्प्लिकेशंस का रिस्क भी कम होता है। तो रेगुलर फॉलोअप इज द की। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो, रेगुलरली फॉलो ऑन माय यूट्यूब चैनल और स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। थैंक्स।